बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 12। लेकिन चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने कुछ स्टार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हुए हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। न्यू कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले मुझे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं। जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल उनको यूज करते हुए उनके मुताबिक आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करके देने हैं। शाबाश, 5 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से इनको अटेम्प्ट करें। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, अब इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कहते हैं कि द नेम्स ऑफ 5 men, 5 women are written on slip of paper and placed in a box। मतलब जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ना, आप लोगों के नाम उनकी पर्चीज पे लिखे हम लोगों ने, और उन पर्चीज को फोल्ड करके ना हम लोगों ने बॉक्स में डाल दिया। तो टोटल बॉक्स के अंदर कितनी पर्चियां मौजूद होंगी? 10। अब उनमें से 5 नेम फीमेल स्टूडेंट्स के हैं, 5 नेम मेल स्टूडेंट्स के हैं हमारे पास। अब क्या कहते हैं हमने उनमें से 4 स्लिप्स विड्रॉ की, 4 स्लिप्स निकाली। अब देखें, क्या ऐसा होगा कि मैंने एक स्लिप निकाली, उसमें नाम आ गया मिस्टर ए, मैं दोबारा से स्लिप निकाल के मिस्टर ए कहूं? नहीं, वो बस हो गया एक मरतबा। फिर जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास। कहते हैं 4 स्लिप्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई हो सकते हैं, राइट। अच्छा, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और मैन। भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। 2 मैन है तो मतलब 2 वेमेन है। क्या ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस है आपके लिए? तो फिर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने जाके मेन में से देखें कितने की सिलेक्शन करनी थी, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय वेमेन में से कितनों की सिलेक्शन करनी है, तो 5C2 डिवाइडेड बाय 10C4। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये इसका आंसर था। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास जी? 10/21। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। किसी को इशू? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही किया था और ठीक हुआ है? शाबाश, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 आइटम्स आर टेकन एट रैंडम। अब यहां पर भी 4 की ही सिलेक्शन है, विदाउट रिप्लेसमेंट, रेपिटेशन नॉट अलाउड, फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ, भाई ऊपर 10 थे, अब क्या है, अब 12 है, कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, तो लाजिम बात है 9 गुड आइटम्स होंगे, ऑलराइट। अच्छा, अब आपसे क्या कहता है, बॉक्स इज रिजेक्टेड। आपने उस बॉक्स को कब रिजेक्ट करना है, जब एक से ज्यादा, मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देखो यार, आप खुद सोचो कि आप कहीं पे गए, एक बॉक्स आपने परचेज किया, उसमें 1 दर्जन कोई यूनिट्स मौजूद थे, ये 12 आइटम मींस 1 दर्जन, और आपने चेकिंग के लिए देखा 1 आइटम खराब निकल आया। पहली बात, आपने 4, वैसी सैंपल बेसिस पे सारे नहीं देखे जाते, थोड़े बहुत देखे जाते हैं, तो आपने 4 यूनिट्स देखे, आपने देखा कि कोई भी खराब नहीं है, आप बॉक्स को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन 4 आइटम्स में से आपके पास 1 खराब आ गया, 3 ठीक आ गए, आप फिर भी कहोगे चल यार कोई बात नहीं, इतना तो होता है डैमेज, आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन मुझे बताओ, अगर 4 में से 2 खराब आ जाए, नहीं एक्सेप्ट, रिजेक्ट कर दोगे उसको। 3 खराब आ जाए, 4 खराब आ जाए, हो सकते हैं 4 खराब, जबकि टोटल 3 डिफेक्टिव है। ओके, तो उसने आपसे कहा कि अगर 1 से ज्यादा आइटम खराब आ जाए, डिफेक्टिव हो, तो आपने रिजेक्ट कर देना है। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज, तो एक्सेप्टेंस के लिए कब एक्सेप्टेंस होगी, जब कोई भी डिफेक्टिव ना हो या जब 1 डिफेक्टिव हो। इन दोनों सिचुएशन में आपने एक्सेप्टेंस देनी है।
अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब 3C0, ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाय, तो चारों के चारों कहां से आएंगे, गुड यूनिट्स में से 9C4, ऑलराइट, प्लस हमने कहा या फिर 3C1 मल्टीप्लाइड बाय 9C3 and whole divided by 12C4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। 22/55, 42/55। अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। 42/55 इतना इजी था क्वेश्चन। कितने बच्चों ने ऐसे किया था? 3/4 और 1/4। अच्छा नेक्स्ट देखें आप बेटा, उस तरह से तो फिर इस तरह करो ना कि भाई डिफेक्टिव, गुड, 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 फिर अच्छा ये फिर ऐसे ही नहीं है, ये फिर ऐसा भी नहीं है, फिर क्या है कि गुड, डिफेक्टिव, गुड, गुड, फिर लिखना था गुड, गुड, डिफेक्टिव, गुड, फिर आना था गुड, 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 डिफेक्टिव, फिर आना था गुड, 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 गुड। तो कॉमन सेंस यूज करो ना भाई। ये तो उस सिचुएशन में जाके करो जब आपके पास वो कहे रेपिटेशन अलाउड। जब वो कह रहे हैं रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो भाई कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है, आप जाके करें, सारी चीजें उस कॉम्बिनेशन ने खुद ही एडजस्ट कर लेनी है। तो आपको इतने लेंथी प्रोसीजर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे। क्लियर? इसमें अगर दो ले लेते हैं, डिफेक्टिव और 3 गुड और 3 गुड बराबर में जब कर रहे तो भी जवाब प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है हर गुड की और हर डिफेक्टिव के लिए। रेपिटेशन नॉट अलाउड है। पहला मतलब अगर सपोज पहला डिफेक्टिव हो तो वो 3/52 में से जाएगा, दूसरा डिफेक्टिव होगा ना तो वो 3/51 में से जाएगा, थर्ड नंबर पे डिफेक्टिव होगा तो 3/50 में से होगा। ओके, तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा उस तरह से डिफिकल्ट हो सकता था, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आपने ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए? तो बस वही अप्लाई करो फिर। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा, जैसे ही पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि भाई प्रोबेबिलिटी है तो 52C2, 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ करनी है। कौन कौन से है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग, किंग में से एक कार्ड होना चाहिए। किंग कितने हैं? 4C1, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, एंड द अदर इज क्वीन, तो क्वीन कितनी है? 4C1। सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है भाई, बाकी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो इसका मतलब रिमेनिंग 44 कार्ड में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। तो किंग की सिलेक्शन किंग में से होनी है, क्वीन की सिलेक्शन क्वीन में से जाके होनी है, तो जो रिमेनिंग 44 कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी कार्ड सिलेक्ट नहीं करना। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, तो देखो कितने सिंपल से ये क्वेश्चन थे। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 8/6। ये इसका सोल्यूशन 663। मैंने ये क्वेश्चन रेपिटेशन के साथ करा। तो बेटा कार्ड्स के लिए हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। जब 2 कार्ड ड्रॉ किए जाते हैं तो पहला कार्ड 52 में से आएगा, दूसरा कार्ड 51 में से आएगा, क्योंकि पहला कार्ड ड्रॉ कर चुके हो तुम। 4/52 4/51 तरीके से होगा। उसने कहा एक किंग और दूसरा क्वीन, तो भाई किंग क्वीन, क्वीन किंग, 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/51 प्लस 4/51
52 मल्टीप्लाइड बाय 4/51 चेक करो सेम आंसर है। तो मैंने आपसे कहा था कि बेसिक काउंटिंग टेक्निक से रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड दोनों सॉल्व होते हैं, सिर्फ ये कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर बन जाता है। लेकिन अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो प्रेफरेबल है कि आप कॉम्बिनेशन के ऊपर चले जाएं। डन। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आप सब बच्चों को क्लियर हो चुके हैं। जी, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने इसमें क्या कुछ पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। याद आया आप लोगों को? अब देखें बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल्स के साथ आप उनको वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ, जबकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ। तो आपके पास बन जाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा आप लोगों ने वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी थी, उनमें आपने कहा था कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? अच्छा, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग लेकर आए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस की तरफ आए तो हाइट वेट ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। भाई अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं किसी डिस्क्रीट वेरिएबल की, जैसे कॉइंस का टॉस करना, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वेरिएबल है ये हमारे पास। देखें या तो एक मरतबा करोगे, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, क्या टॉस 4.257% कर सकते हो? नहीं कर सकते हम लोग। और जब हेड या टेल आने होंगे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहें कि मैंने कॉइंस को टॉस किया और उसके ऊपर 3.25 टाइम्स हेड आया, या 3 टाइम्स आएगा या 4 टाइम्स आएगा। इसी तरह से जब डाइस को रोल कर रहे होते हैं तब भी नंबर 1 से लेकर 6 तक किसी भी एक टाइम आ सकते हैं हमारे पास। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कार्ड को ड्रॉ करूंगा, क्या मैं 2.87 कार्ड ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड ड्रॉ हो सकते हैं। तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स के तौर पर आएंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल है तो उसके लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वेट के हवाले से, हाइट के हवाले से, तो वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए आपने कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। अब सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास वेरिएबल कौन सा है। तो जैसे भाई मैंने आपको 3 एग्जांपल्स वैसे ही दे दी कि भाई कॉइंस की प्रोबेबिलिटी, डाइसिस की प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शंस, ये सारी आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट बन जाते हैं। ओके, अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 किस्म की होती है। एक है हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 किस्म की डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल मौजूद है तो आपने यही देखना होता है कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी अप्लाई करनी है हम लोगों ने। और जब ये पता चल जाए कि ये हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल का है या ये पॉइजन का है, उसका फार्मूला अप्लाई करो तो क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों का। लेकिन जब बात आ जाए कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसके लिए द वन एंड ओनली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए आप लोगों ने जो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी होती है वो हमारे पास होती है
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। वो जब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल तो वहां पर मजीद इसकी डिटेल्स हम लोग देख लेंगे। हम लोग अब चलते हैं जरा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करने के लिए हाइपर ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल को। हमारा अभी फोकस आएगा इनके ऊपर, पॉइजन को हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई जब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कौन सी वेरिएबल्स के ऊपर हमने हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है और कौन से के ऊपर बाइनोमियल। तो भाई आपने इवेंट्स को देखना है, इवेंट्स कौन से हैं। अगर आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हाइपरज्योमेट्रिक अप्लाई हो जाती है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बाइनोमियल अप्लाई हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो आपके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में ये बातें पूछी जाएंगी कि कौन से इवेंट्स के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, या आपसे कह देगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो binomial probability distribution used for independent events, okay, and hypergeometric probability distribution is used for, अब ये जानना जरूरी है कि डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से, कॉइन्स का टॉस करना इंडिपेंडेंट इवेंट है। भाई फर्स्ट के ऊपर अगर हेड आ जाता है तो सेकंड के ऊपर हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। डाइस का रोल करना इंडिपेंडेंट इवेंट है। हर इवेंट के ऊपर उसकी आउटकम्स पहले के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ऑलराइट, तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपने इसी तरह से आइडेंटिफाई कर लेना है। इसी तरह से बेटे किसी का मर जाना, किसी का जिंदा रहना, किसी का पास होना, फेल होना, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ओके। इसी तरह कस्टमर्स का आना, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बहुत कम सिचुएशन में डिपेंड कर रही होती हैं। इंडिपेंडेंट कस्टमर्स आया करते हैं हमारे पास, मतलब आप किसी जॉब पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो मौजूद है तो मैं भी चला जाऊं, ये आप लोग ऐसे जाते हैं, बेसिकली ऐसे नहीं जाया जाता। हाँ, लोग ऐसे नहीं जाते। अच्छा जी, आप लोग एक्सेप्शनल केस हैं। अच्छा, डिपेंडेंट इवेंट्स, सिलेक्शन जहां पर भी होती है ना, वो हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जैसे आपने कहा कि भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और आपने एटलीस्ट आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है 4 स्टूडेंट्स की, उसमें से एटलीस्ट 2 बॉयज होने चाहिए। अब गर्ल्स की सिलेक्शन डिपेंड कर रही है बॉयज के ऊपर, कि बॉयज आप 2 लेते हैं तो गर्ल्स भी 2 आ जाएंगी, बॉयज 3 लेते हैं गर्ल्स 1 आ जाएंगी, बॉयज 4 के 4 ले लेते हैं, गर्ल्स में से कोई नहीं आना, तो डिपेंड कर रही है इनकी सिलेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाती है, और कार्ड्स की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स होती है। कार्ड्स की डिपेंडेंट इवेंट्स, कॉइन्स एंड डाइसिस के लिए इंडिपेंडेंट, ऑलराइट। तो जब भी कार्ड्स की बात आएगी या सिलेक्शन की बात आएगी, हमेशा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा उनके ऊपर, ऑलराइट। बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स तो अब पुरानी बात हो गई ना, अब हम लोग हायर लेवल के ऊपर मौजूद हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया करेंगे। अब हम इनके लिए कभी भी बेसिक काउंटिंग टेक्निक को इतना नहीं सोचेंगे। आई होप कि आपको इसकी फर्स्ट कंडीशन का पता चल चुका है। नेक्स्ट, कोई भी इवेंट होगा ना, उसकी 2 ही आउटकम्स हैं, या तो वो इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, या सक्सेस होनी है या फेलियर होनी है, चाहे हाइपर ज्योमेट्रिक है चाहे बाइनोमियल है, 2 ही आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेल, ये दोनों के लिए कंडीशन सेम है। फिर थर्ड कंडीशन आती है प्रोबेबिलिटी। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होती है, इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होती है, जबकि बाइनोमियल के अंदर इवेंट टू इवेंट, आप एक इवेंट को दोबारा से रिपीट करो
प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अब ये बात एज इट इज याद रखनी है आपने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं रट्टा लगाऊं। भाई कैसे? ऐसे कि जब हमने कहा कि कॉइन्स का टॉस करना इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैंने पहली मर्तबा कॉइन्स को टॉस किया, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। दूसरी मर्तबा टॉस किया, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तीसरी मर्तबा टॉस किया, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। ऑलराइट, अच्छा फिर से सुनो, मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम डाइस को रोल किया, 4 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। सेकंड टाइम डाइस को रोल किया, 4 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या चेंज हो रही है? तो प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम। क्या समझ लग नहीं गई इस पॉइंट की? अब क्या इसको रट्टे लगाने की जरूरत है? वहां पर यही चीज आपने सोच लेनी है, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जब जाते हैं सिलेक्शंस के ऊपर या कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जब हाइपर ज्योमेट्रिक में जाते हैं, चलो कार्ड्स के ऊपर चलते हैं। भाई मैं फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करूंगा ना, वो 52 में से होगा। चले मैं डायमंड की बात करता हूं कि मैंने कहा कि यार मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए और ये डायमंड कार्ड हो। अब देखो फर्स्ट डायमंड कार्ड ड्रॉ करूंगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 13/52। सेकंड डायमंड कार्ड ड्रॉ करूं तो फिर 12/51। थर्ड डायमंड कार्ड ड्रॉ करूं तो फिर 11/50। तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, हालांकि इवेंट सेम ही था कि डायमंड कार्ड ड्रॉ करते हैं। हाँ, इसी तरह से अगर मैं सिलेक्शन करवाऊं कि मैं आपसे कहूं कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 बॉल्स हैं, उसमें रेड एंड ब्लैक बॉल मौजूद है, 3 बॉल ड्रॉ करनी है। ब्लैक बॉल के लिए देखो, फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सपोज कि 5/5 है, 5/10। सेकंड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/9। थर्ड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/8। चेंज हो रही है प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, और इन दोनों के अंदर चाहे हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे बाइनोमियल है, कोई भी इवेंट होगा ना, किसी स्पेसिफिक टाइम तक के लिए आपने इसको रिपीट करना है। मतलब डाइस को 6 टाइम्स रोल किया, कॉइन्स को 10 टाइम्स टॉस किया, पैक ऑफ कार्ड में से 5 कार्ड ड्रॉ किए, सिलेक्शन पता होगा मैंने इतनी सिलेक्शन करनी है, तो आपने यहां पर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ डेफिनिट नंबर ऑफ टाइम। ऑलराइट, यही कंडीशन बाइनोमियल के ऊपर है। मतलब मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं ना, टोटल 4 कंडीशंस हैं, उनमें से 2 में सिमेट्री है, एक जैसी है, और 2 में डिफरेंस है। सिमेट्री किसमें है? आउटकम सक्सेस एंड फेलियर, एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ डेफिनिट नंबर ऑफ, ये दोनों के लिए सेम है। डिफरेंट कौन कौन से हैं? हाइपर ज्योमेट्रिक यूज होता है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, और बाइनोमियल यूज होता है इंडिपेंडेंट। हाइपर ज्योमेट्रिक में प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होती है, जबकि बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी सेम है। आई होप कि ये कंडीशन आप सबको अच्छे तरीके से पता चल गई। आप मुझे बताओ, ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया है, इसमें कौन से इवेंट थे? पहला इवेंट आपके पास था 5/5, मैन वैमन नेम्स थे, सिलेक्शन की थी 4 की, तो डिपेंडेंट है। ओके, तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा। दूसरा इवेंट आपके पास क्या था? डिफेक्टिव एंड गुड यूनिट सिलेक्शन ही थी। क्या अब देखें, डिफेक्टिव गुड डिपेंडेंट इवेंट्स थे, हाइपर ज्योमेट्रिक यूज हो जाना है। फिर कॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, कॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी तो डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो वहां पर भी हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं यूज हो जाना है। ऑलराइट, एनी इशू? ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, तो उसके लिए बस उसका एक छोटा सा फार्मूला है जो आपने अप्लाई कर देना है। ये रहा हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला, जो स्टार्ट में लिखा हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। वो जो हम लोग करते हैं ना कि भाई x मुराद है रैंडम वेरिएबल, कि मैंने प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड करनी है। जब क्या देता है एटलीस्ट 2 मतलब 2, 3, 4, कहता है एटमोस्ट 2 मतलब 0, 1 एंड 2, तो हम लोगों ने ये बात वहां पे लिखनी। तो ये हमारे सोल्यूशन से इतना कोई मतलब नहीं।
इक्वल टू के बाद देखो, तो ये छोटा सा फार्मूला के सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन सी स्मॉल है। ऑलराइट, ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा अपने पास। अब इस फार्मूले को जरा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला ना बेसिकली आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल फार्मूला नहीं है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और ये फार्मूला आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कैसे कैसे? अब यहाँ पर देखें, अगर मैं आपसे ये कह दूं, बात सुने, स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपसे कह दूं कि भाई नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन माय क्लास, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स एंड टोटल, हमने कहा ये हमारे पास 6 हैं, ये हमारे पास 4 हैं, टोटल हमारे पास 10 है। मैंने 4 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की और उनमें से एक फीमेल स्टूडेंट हो, तो बाकी मेल स्टूडेंट, ऐसा ही है ना। अच्छा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 इज फीमेल स्टूडेंट या 3 आर बॉय स्टूडेंट्स, इस तरह की प्रोबेबिलिटी। तो आप मुझे क्या आंसर करोगे इसके लिए? 6c मल्टीप्लाइड बाय c 1 डिवाइडेड बाय 10c4। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे ऊपर वाले फार्मूले के साथ मैच कर गया है? हाँ, तो बेटा ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप काफी दिन से कर रहे थे, से मैंने नाम नहीं यूज किया था। वो जो अभी आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आप लोगों ने हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही की है। ओके, तो पहली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें फार्मूले में क्या है? कैपिटल एन से मुराद होता है पॉपुलेशन साइज, इन टोटल कितने, तो इन टोटल कितने, तो बेटा ये जो है ना 10, ये आपके पास कैपिटल एन है। इस टोटल में से कितने की सिलेक्शन, सैंपल साइज कितना, वो स्मॉल एन है। ओके, तो डिनोमिनेटर में आप यही नहीं लिखते 10c4, तो 10c4 को nc स्मॉल एन कर दूं, ये आ गया, राइट। फिर जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आपके लिए है फेवरेबल आउटकम, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड, सपोज बॉयज के ऊपर आते हैं, हमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर बॉयज, तो बॉयज के लिए मैं बॉयज भी तो देखूंगा ना कि टोटल कितने हैं, तो उसमें आप लोगों ने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके टोटल को आपने के से रिप्रेजेंट करना है, और इसमें से कितने की सिलेक्शन करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो 3, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये आपके पास वेरिएबल बन जाएगा। और इसको जैसे ही आपने लिखा 6c3, इसका क्या मतलब kcx, ऑलराइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 बॉयज हैं, क्या मैं आपको गर्ल्स बताऊं कितनी है? आपको पता चल जाएगा कैसे? 10 - 6 ऐसे ही है ना, इज इक्वल टू 4। ऐसा नहीं है जैसे k n - k, तो आपके पास ये n - k पड़ा हुआ है। ओके, अब जब मैंने आपसे कह दिया कि यार आपने 4 की सिलेक्शन करनी है, 3 बॉयज हो, मैंने तो बताया नहीं है गर्ल्स कितनी हो, क्या आपको नहीं पता चल जाएगा कि गर्ल्स कितनी है? कितनी? 4 - 3 इज इक्वल टू, कैसे इसे लिखे, n जहां पर आपने किया 4c1, बेसिकली वहां पे हो रहा है कैपिटल N माइनस कैपिटल K C n माइनस x। अब फार्मूला देखो, क्या ये कोई मुश्किल चीज है? हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो, कोई मसला? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अब देखें, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को अब उठा के देखें ना, तो हम लोगों ने यही कुछ किया हुआ था। आज सिर्फ मुतारिफ करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई इसका प्रॉपर नेम है, अब आपने इसको इसके प्रॉपर नेम से बुलाना है। ऑलराइट, देखिए ना, जब आप छोटे होते हैं तो आपको चिंटू, मुन्ना, कुछ ना कुछ क्या है कि बबलू कहते रहते हैं, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब आपको वो नेम अच्छे नहीं लग रहे होते, आपको कहते हैं यार क्या यार, अभी भी मैं इनके लिए मुन्ना ही हूँ, इसके लिए मैं बबलू हूँ। आप कहते हैं नहीं भाई मुझे मेरे नाम से पुकारो, तो
तो आज से तुमने नाम से पुकारना है, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अच्छा अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये पता चल गया कि ये कौन से इवेंट्स के लिए अप्लाई होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। बाकी कंडीशन भी देख ली। हम लोग चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो ये रहा इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। इसको साइड पे कर दो ना, ये बात मीनिंग समझ आ जाएंगे आप लोगों को जब हम लोग क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करें। इसके लिए आपने क्या करना है, NCX मतलब आपने देखना है टोटल, एन से मुराद है एक्सपेरिमेंट को कितनी मर्तबा रिपीट किया। एन से मुराद है एक्सपेरिमेंट को कितनी मर्तबा रिपीट किया। NCX से मुराद है आपको इसमें से कितनी मर्तबा सक्सेस चाहिए। मतलब मैंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो n की वैल्यू है 10। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 टाइम्स हेड अपीयर, तो x की वैल्यू है 6। तो मैं क्या लिख दूंगा 10C6, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या आपने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी, वेरिएबल x से मुराद है रैंडम वेरिएबल, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो। n से मुराद एक्सपेरिमेंट को रिपीट कितनी मरतबा किया। इसमें आपको हेड कितनी मरतबा चाहिए, मैंने कहा 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू है 6। ऑलराइट, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें 1 टाइम अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उसमें हेड के आने के क्या चांसेस हैं बताएं। अगर एक मरतबा एक कॉइन को टॉस करूं तो उसमें मेरे पास हेड के आने के क्या चांसेस होते हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और वो पूछ रहा है कि इसकी पावर की कितनी मरतबा सक्सेस चाहिए। हमने कहा x की वैल्यू क्या इक्वल, तो p रेज़ टू पावर x, ये इतनी मरतबा मुझे ये सक्सेस चाहिए। फिर वो कहता है सक्सेस ना हो तो लाज़मी बात है फेलियर है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2। तो 10C6 जो मैंने लिखा था उसमें फेलियर में कितनी मरतबा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 4 टाइम्स। तो आपके यहाँ पे लिख देना n-x 4 टाइम्स, तो वो फेलियर आ जाएगा। तो भाई वैसे अगर आप देखें, मैं आपसे कहूं बेसिक काउंटिंग टेक्निक में जाए ना, आप लोगों ने 3 कॉइंस तक 8 आउटकम्स मुझे बता दी थी, लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 10 कॉइंस आपने टॉस किए हैं तो मुझे बता सकते हो कि टोटल आउटकम्स कितनी बनेगी, 2 रेज़ टू पावर 10। देखो क्या वैल्यू आपके पास बनती है 2 रेज़ टू पावर 10 जी, 1024। और अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि भाई मुझे बताओ ऐसी आउटकम्स उनकी प्रोबेबिलिटी जिनमें 6 टाइम्स हेड हो, तो अभी 1024 का सैंपल स्पेस तो मैं नहीं बनाने वाला, तो 6 टाइम हेड की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे जाके फाइंड करूंगा। तो अब मैं सिंपल सा इसको क्वेश्चन को लेके चलूंगा। मैंने देखा कॉइंस का टॉस करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे ये भी पता है कि भाई मैंने 10C6 मैंने कहा कि 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, उसमें मुझे 6 टाइम्स हेड चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय हेड के आने की प्रोबेबिलिटी रेज़ टू पावर, ये हेड कितनी मर्तबा आना चाहिए। जब हम लोग करते हैं ना हेड 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 हेड, तो मतलब 1/2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय भाई हेड ना आया तो टेल, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी मर्तबा, 10 टाइम्स किया 6 टाइम हेड तो 4 टाइम्स टेल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, क्या आंसर आया आपके पास, 105 डिवाइडेड बाय 512। 105 डिवाइडेड बाय 512, मतलब अगर मैं इन टोटल लेके चलूं ना तो 210 डिवाइडेड बाय 1024। ओके, ये मैं बेसिक काउंटिंग टेक्निक से भी कर सकता था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आप सिर्फ 10C6 करना, आप सिर्फ 10C6 करें, क्या आपके पास आ गया 210। अभी आपने टोटल आउटकम कितनी बताई थी मुझे, 1024, तो 210 डिवाइडेड बाय 1024 इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 512। ये बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स थी। ऑलराइट,
बात क्लियर हो गई। अब अगर डाइस की बात करें, भाई आपने 36 तक तो मुझे फाइंड करके दे दी थी प्रोबेबिलिटी अगर 2 डाइसिस हो, लेकिन अब चाहे 10 डाइसिस हो आसानी से प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, जो मर्जी फाइंड करो उसमें से। भाई आपने कहा कि मैंने 3 डाइसिस को रोल किया और उसके ऊपर इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर ग्रेटर देन 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली फाइंड करके दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला आपको। सपोज आपने कहा कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। तो अब आप लोग को आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एट मोस्ट 2 6s इन 5 रोल्स ऑफ अ डाई। तो देखो डाइसिस की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगर इसको बेसिक काउंटिंग टेक्निक में लेके जाओ ना, जो इससे पहले तुम लोग करते रहे, आपके लिए क्वेश्चन बड़ा टफ टाइम दे सकता है। लेकिन अब क्या बात है, उसने आपको बड़ी इजीली बता दिया। हमने देखा कि भाई यार डाइसिस की बात कर रहे हैं तो कौन से इवेंट्स हैं? क्या हाइपरजोमेट्रिक लगाऊं? नहीं, क्या चीज? तो बाइनोमियल में आप देखो भाई एक्सपेरिमेंट रिपीट कितनी मर्तबा हो रहा है, तो 5c। मुझे क्या चाहिए? रोलिंग एट मोस्ट 2 6s। मतलब बेटा 5 टाइम्स कर रहा हूं, एट मोस्ट 2 6s, क्या मतलब 2 3 4? नहीं, 0 1 एंड 2। अच्छा एग्जैक्टली 2 6s की नहीं बात कर रहा। अच्छा पहले समझो, अगर यहां पर होता प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एग्जैक्टली 2 6s इन 5 रोल्स ऑफ डाई, तो भाई देखें 5 टाइम्स रोल करूंगा, उसमें से कहता है कि 2 मरतबा 6 आ जाए, तो 6 का आने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम मल्टीप्लाइड बाय 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक डाइस के ऊपर? क्या ये बात वो आपको बताएं? नहीं, इवेंट ही ऐसा है कि हमें खुद पता होता है कि कॉइंस के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, डाइसिस के ऊपर किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हमें पता है, तो उसके बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/6 रेज टू पावर मल्टीप्लाइड बाय, अगर 6 ना आया तो 5/6, क्यू की वैल्यू 5/6 रेज टू पावर 5 टाइम में से 2 टाइम 6 आ गए, तो 3 टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑल राइट। लेकिन उसने आपसे अब ये चीज सिर्फ नहीं पूछी, सिर्फ 2 टाइम्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने क्या कहा एट मोस्ट 2। तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि x की वैल्यू क्या है। x की क्या वैल्यू है? इन तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैंने तो अभी सिर्फ 0 के लिए की हुई है, तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम आप लोगों ने ले लेना है। अब यहां पर देखें भाई, ये 0 1 2 इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। वो जो स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, तो बेसिकली वो ये चीज है। ओके, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 की प्रोबेबिलिटी एंड 0 की प्रोबेबिलिटी। अब कैसे लिखेंगे? 1 के लिए 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब देखिए क्या मुझे रेज टू पावर 1 लगाने की जरूरत है? इधर कोई फर्क नहीं है, ना लगाए, मल्टीप्लाइड बाय 5/6 रेज टू पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसमें आपने ऐड कर लेना है 0 की प्रोबेबिलिटी। अब 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? 5c0 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 रेज टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 5/6 रेज टू पावर 5। ऑल राइट। अच्छा अब देखें, एनी कांस्टेंट नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, तो भाई आपके समझाने के लिए तो मैंने लिख दिया था,
लेकिन इन फ्यूचर ये आपके कैलकुलेटर की अच्छी खासी स्पेस ले रहा होगा, तो आपको देखें 0 के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। एंड 5c0 इज इक्वल टू 1, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपने अपने काम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। ऑलराइट, और ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। सब बच्चों को समझ आ गई है? अब इस कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले ऑप्शन बी सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं, जल्दी करें। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखें, experience of a house agent indicates that he can provide suitable accommodation for 75% of the clients who came to him। मतलब अब देखिए ये वो चीज थी जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं खुद से फाइंड नहीं कर सकता था। तो उसने आपको बताया है कि भाई मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, उनमें से 75% क्लाइंट्स को हम सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब 100 में से 75% हमसे खुश होकर जाते हैं, 25 के साथ थोड़े बहुत कोई ना कोई इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो उसने प्रोबेबिलिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की, सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी। फिर आपसे कहता है इफ ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन 6 clients approaches him independently, इंडिपेंडेंट इवेंट। वैसे भी क्लाइंट्स का ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, हाँ कुछ सिचुएशन में डिपेंडेंट हो सकता है, जैसा कि एक पूरी फैमिली गई हुई है, 6 मेंबर्स फैमिली, जहां पर उनका सरबराह उनको लेकर जाएगा, बाकी सारे पीछे वहां के अल्लाह अकबर उधर ही जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक किसी एक होटल में ठहरेंगे, दूसरे किसी और होटल में ठहरेंगे, तीसरे अपनी मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं होता। फैमिली के साथ फिर तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर 6 डिफरेंट क्लाइंट्स उनके पास आए, तो वो कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन ऑफ एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स। तो भाई सिंपल सी बात है, टोटल कितने हैं? 6c4 मल्टीप्लाइड बाय सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन देने की प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट कितनों को 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज टू पावर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का, 0.2966 आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसके लिए आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, और ये आप लोग जाके सॉल्व करते हैं। ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कोई इशू? अब आपसे जब कह रहे हैं ना लेस देन 4 क्लाइंट्स, मतलब 0, 1, 2 एंड 3 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है। और जब आपसे कह रहे हैं एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी? 5 एंड 6। आपने इसके लिए प्रोबेबिलिटी जाके फाइंड करके देनी है। ओके, और इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x, हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 4। ओके, अच्छा वैसे एटलीस्ट 5 था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर होता ना मोर देन 4 तो ग्रेटर देन 4 लिखें, बात एक ही थी। अब हमने 7 8 क्यों नहीं लिखा? है ही 6, इसलिए 7 8 नहीं लिखा, हालांकि वो ग्रेटर देन 5 वो भी हैं। अच्छा अब क्या 5 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी अगर हमने लिखनी होगी तो देखें 6c पहले 5 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 0.75 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 रेज टू पावर 1, फिर प्लस कर देना जब दूसरा वेरिएबल उठाओ 6 के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 रेज टू पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सी पार्ट का। आई होप कि आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ चुकी है। ऐसे ही है ना, इससे रेलेवेंट थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, हम उनको डिस्कस करते हैं। फार्मूलाज की डिस्कशन हो गई, हम लोगों ने इनसे रेलेवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए कि इसके पैरामीटर्स कौन से हैं। पैरामीटर से मुराद है ऐसी चीजें जिनके बगैर मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। मैं अगर आपको इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही ना बताऊं, क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे? मैं आपको ये ही ना बताऊं कि मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कितनी मरतबा किया है, क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे? नहीं हो सकता। ये दो चीजें हैं जो इसके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अगर अब आप सोच रहे होंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए तो फेलियर भी तो चाहिए। भाई जब सक्सेस का पता चल जाएगा तो फेलियर तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इतना लाजिम और मलजूम नहीं है जितना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। और एक्सपेरिमेंट कितनी मर्तबा रिपीट किया। अब आप लोग सोच रहे हैं एक्स का होना भी तो जरूरी है। भाई अगर एक्स ना होता है तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो तुमसे, तो लाजिम बात है वो जरूर बताएगा आपसे। अब हमेशा याद रखिएगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उसके पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ दो हैं, एन एंड पी। ऑलराइट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यूं देता हूं। चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? अब अगर गौर से देखा जाए तो भाई पानी भी थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं, दूध होता है, चीनी, पत्ती। अब वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं सर वो केतली भी तो होनी चाहिए ना जिसमें चाय बनानी है। अच्छा, चूल्हा भी तो, चूल्हे में गैस भी तो हो। अच्छा, उसको जलाने के लिए माचिस भी तो हो। लेकिन बेटा चाय के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, तो उसके लिए अब देखिए हमने एक लंबी सी लिस्ट बना ली है। लेकिन अगर आपके घर में गैस आ जाए ना, ओ सॉरी गेस्ट आ जाए, गेस्ट आ जाए और वो आपसे कहेंगे चाय पीनी है, आपने ये नहीं कहेंगे कि भाई गैस नहीं, हमारे घर में तो चूल्हा ही नहीं है, हमारे घर में तो हम तीली लगाते ही नहीं है, माचिस ही नहीं है हमारे घर में, तो तीली वो खुद लगा के दे देगा। चाय बनाने के लिए भाई अगर इनकार करना है ना, तो देखो आप कहो कि भाई दूध नहीं है, दूध के बगैर चाय नहीं बन सकती, चाहे बाकी सारी चीजें, आपके पास पत्ती भी हो, आपके पास चीनी भी हो, उनको मिक्स करके भी आ जाओ ना पानी के अंदर, चाय नहीं कहलाएगी, क्या होगा? ओके। लेकिन अगर आप उसे कहो ना कि भाई चीनी नहीं है, वो कहेगा कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी शुगर है, बगैर चीनी के दे दो, चाय होगी, चाहे उसमें चीनी ना भी हो, चाय कहलाएगी। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई पत्ती नहीं है, दूध में चीनी डाल के आ जाओ, चाय नहीं है, शरबत नहीं है, चाय नहीं है, ऐसे ही है ना। तो जो लाजमी चीजें हैं ना वो पत्ती और चीनी, पत्ती और दूध है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि हमारे पास एन की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है, पी भी है, क्यू भी है, लेकिन हमने चारों को पैरामीटर्स नहीं कहा, पैरामीटर्स दो हैं, एन एंड पी। ऑलराइट, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके। अब जैसे जिस तरह आप एग्जांपल दे रहे हो ना सर गैस भी तो होनी चाहिए, मतलब बेटा फिर फार्मूला याद भी तो होना चाहिए। तो भाई एन और पी का आपको पता है फार्मूला ही नहीं आता, तो वो भी तो जरूरी है कि फार्मूला भी तो याद। सही बात है, होटल के पास चला जाए, इतना तो हम लोग मैथमेटिशियन स्टैटिशियन इतना सोचते हैं, तो आज हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई पैसे होंगे जाके किसी से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। दो पैरामीटर्स होने की वजह से बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाय पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ओके। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर आ जाए बाय पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप किसको टिक करेंगे? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑलराइट। अच्छा, अब देखें जिस तरह से बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप मीन फाइंड करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तो भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो फाइंड करो। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखना है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, हमें पता चला बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मीन प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट आपके पास मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? एनपी। ऑलराइट।
स्टैंडर्ड एविएशन भाई कंफर्म बात है, स्टैंडर्ड एविएशन के ऊपर अंडर रूट का साइन आएगा, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर मतलब विदाउट अंडर रूट वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन पी क्यू, ये आपके पास वेरिएंस बन जाता है, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन पी क्यू, ये स्टैंडर्ड एविएशन बन जाता है। ऑलराइट, ये फार्मूलाज आपने याद रखने, मीन इज इक्वल टू एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एनपीक्यू। ऑलराइट, अच्छा इसमें ना आपने छोटी सी बात और याद रखनी है, ये आपसे अक्सर पूछी जा सकती है, हमेशा याद रखना कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब सपोज आपको याद नहीं है, आपसे पास एमसीक्यूज आ गए, आपने खामोशी से जाके क्वेश्चन को एन की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, सपोज के 10, अपनी मर्जी से पी की वैल्यू कुछ भी लिख दो, कोई पी की वैल्यू बताओ, 0.6, तो क्यू की वैल्यू, अब ये मतलब नहीं है कि क्यू की वैल्यू भी अपनी मर्जी से 0.8, नहीं, वो डिपेंड कर रही है पी की वैल्यू के ऊपर, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो भाई आपने यहाँ पे एनपी को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू 6, ये मीन की वैल्यू है। जब आप वेरिएंस फाइंड करने के लिए गए तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू 2.4, तो देखें 6 इज ग्रेटर देन 2.4, मतलब मीन इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों को। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं, आपको लॉजिक्स का पता होना चाहिए। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई इशू। अब चलते हैं इससे रेलिवेंट थोड़े से एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिनमें इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दे और पैरामीटर्स पूछ ले। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दे और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो उसके लिए पहले पैरामीटर्स का होना जरूरी है, तो आपने पहले पैरामीटर्स ही फाइंड करने होंगे। तो यहां पर आए, इसे रेलेवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 6, in a binomial distribution mean is 36, standard deviation is 4.8, find n and p। तो देखें मीन की वैल्यू 36, तो मीन को किस तरह से हम लोग लिखें, np इज इक्वल टू 36, बेसिकली यही नहीं कह रहा आपसे, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.8, तो मतलब आपसे कह रहा है npq का अंडर रूट किसके इक्वल है, 4.8 के। तो भाई इसका अंडर रूट खत्म करके क्या मैं इसको यूं लिख दूं, npq इज इक्वल टू 4.8 स्क्वायर। ऑलराइट, यहां से np की वैल्यू उठाओ, इधर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 36q इज इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर। यहां से q की वैल्यू फाइंड कर लो, देखो q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 0.64। अब ये q की वैल्यू आ गई, तो भाई p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.64 इज इक्वल टू 0. देखिए p की वैल्यू आ गई, ये 0.36 यहाँ पे जाके पुट कर दें, तो n मल्टीप्लाइड बाय 0.36 इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू, तो ये पैरामीटर्स की वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड कर ली। ऑलराइट, क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, सिर्फ फर्क क्या है कि उसने अब पैरामीटर्स नहीं पूछे, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 बता दें। भाई पहले पैरामीटर्स ऐसे ही फाइंड कर लो, फिर 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था।
देखिए मीन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एनपी इज इक्वल टू, वेरिएंस को कैसे लिखेंगे, एनपी क्यू इज इक्वल टू 2, ये एनपी को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3q इज इक्वल टू 2, देन q इज इक्वल टू, अच्छा देखो जब आपके पास ये इनफाइनाइट सीरीज चल पड़े तो आपने फ्रैक्शन में रहना है, आपने 0.67 नहीं कर देना है इसको, 2/3 ही रखो। तो भाई p की वैल्यू फिर आपके पास क्या आ जाएगी, जब ये 1/3 इधर जाके आप पुट करेंगे 1/3 n इज इक्वल टू 3, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 9, पैरामीटर्स का पता चल गया, तो 9c7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 रेज टू पावर 2, क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट, दैट अब हम लोगों ने बेटा अब तक हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।